गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलो फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है लार्मर प्रिसिजन। ये लार्मर प्रिसिजन क्या है? ये है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल होता है, जब हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या बिहेवियर होगा, क्या वो करेगा, तो आज हमें वो देखना है। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि लार्मर प्रिसिजन क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ, तो उस फ्रीक्वेंसी को भी हम डिराइव करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम ना इन फिगर्स को समझ लेते हैं, तब हम लैंग्वेजेस देखेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान ढंग से डेरिवेशन करके दिखाऊंगा इसका। यहां पर देखिए, इन केस जब हमारा मान लीजिए ये मेरा ऑर्बिट है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। अपने हाथ के थंब को रेडियस की ओर ले जाइए, ठीक है, रेडियस की ओर, और उसे आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ मोड़ दीजिए। तो आपका जो थंब होगा वो बताएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम L है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब क्योंकि मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू L, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस बात में कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। L का डायरेक्शन इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होगा। ये मान लीजिए ऑर्बिट है मेरा हाथ, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर L होगा और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे म्यू L होगा। म्यू L ऑपोजिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होता, कोई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, इन दैट केस म्यू L और L का डायरेक्शन सेम होता। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जब इसी प्रकार के एटम में मान लीजिए यही है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया। किस डायरेक्शन में? तो ये है z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो L वेक्टर है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमेगा। कैसे घूमेगा वो देखते हैं। जनरली होता क्या है वो समझते हैं पहले। मान लीजिए दिस इज द ऑर्बिट, हमारे पास ये ऑर्बिट है और ये है मेरा L का डायरेक्शन। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ना, मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है मेरा, ये ऑर्बिट वो प्रिसाइज करेगा इस तरह से। तो जैसे ये प्रिसाइज करेगा तो अब ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी तरह का प्रिसिजन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो फिगर ये डॉट डॉट करके मैंने बनाया है, ये L का प्रिसिजन है। इसका जो नोक है, इस टिप जो है इस पेन का या मार्कर का, वो ध्यान से देखो तो आपको ऐसा ही बन रहा है, ये ऑर्बिट के प्रिसिजन के कारण। और ये प्रिसिजन कहाँ होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ होगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तब ये प्रिसिजन ऐसा होगा। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या क्या माना है, ये L वेक्टर था मेरा, पता है आपको, यहाँ पर यही L वेक्टर है जो कि अब मुड़ चुका है। कितने एंगल से मुड़ा? तो ये मान लीजिए B का डायरेक्शन है, तो B के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मुड़ा। थीटा इज द एंगल बिटवीन B और L वेक्टर का जो एंगल है वो बता रहा है थीटा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मान लेते हैं एक छोटा सा टाइम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए वो dt टाइम है। dt टाइम में ये ऑर्बिट जो है यहां से L वेक्टर, वो यहां से हट करके यहां तक आया। एक चीज देखिए, ये एक 3 डायमेंशन फिगर है, तो आप इसे 2D में मत समझना। ये ऐसा था, मान लीजिए अब मैं जो है ये ऊपर में सर्कल बना हुआ है उसे बना रहा हूं, तो ये ऊपर में है, पहले वो यहां पर था। अब कुछ ये एक मिनट स्केल ले लेता हूं। यहां पर देखिए, दिस इज L वेक्टर, ये देखिए यहां से ये L वेक्टर है, पहले ये ऐसा था, अब ये रोटेट करके यहां आ गया। कितना समय लगा इसे करने में? तो इसे करने में, ये डिस्टेंस कवर करने में लगा dt टाइम। तो इन दैट केस इसका जो एंगल बनाएगा यहां से वो फाई होगा। और फिर एक चीज, ये ऊपर वाले ऑर्बिट को ही देखिए, अगर मैं पहले उसका पोजीशन ये था, ये वाला, तो मैं इसे यहां पर ऐसे बना रहा हूं, तो ये
इसके परपेंडिकुलर ही है, याद रखिएगा ये चीजें, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जो एंगल होगा इन दोनों के बीच, ठीक है, वो है फाई, और इस डिस्टेंस को मैं मानता हूं डी एल वेक्टर, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस डी एल वेक्टर मैंने ले लिया और स्मॉल टाइम। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। और यहां पर देखिए यहां से, अब क्योंकि यहां रोटेशन हो रहा है, जहां भी रोटेशन होता है वहां पे क्या काम करता है, टॉर्क काम करता है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इस डायरेक्शन में है, और यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ऑर्बिट की ओर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत ही आसान ढंग से जो है इसे ड्राइव करने वाला हूं। अब अगर आपको समझ में आ गया तब तो बहुत आसान है, अच्छी बात है। नहीं आया तो हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसे। तो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक डायपोल। कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो वो एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करेगा। अब यहां पर जो बिहेवियर है, अब क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, जिसे मैं म्यू एल से लिख रहा हूं, जो कि नीचे की ओर है इन दैट केस पर्टिकुलर केस। Hence, when an atom is placed in a external magnetic field, the electron orbit precesses about the field direction as axis। यानी कि जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये जो एल वेक्टर था या ऑर्बिटल एंगुलर, अच्छा देखिए एक बात, ये जो एल वेक्टर है और म्यू एल वेक्टर है ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर ये प्रेसेस करेगा, ये घूमेगा चारों ओर, तो ये भी घूमेगा ही। मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है तो उस केस में ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है, ऐसा है ना, बिल्कुल। देखिए ये इस तरह से, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने उंगली से पकड़ा हुआ है, अगर ये इधर जा रहा है, अच्छा सॉरी यहां पर ये इधर नहीं जाएगा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर की ओर आएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर ये वेक्टर इधर की ओर मुड़ेगा, रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो अगर ये इधर ऐसे रोटेट कर रहा है तो नीचे वाला कैसे करेगा, देखिए नीचे वाला इस तरह से रोटेट करेगा, चारों ओर जो है इस तरह से प्रिसाइज करेगा, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं लार्मर प्रिसीजन। और क्योंकि ये प्रिसाइज कर रहा है यानी कि घूम रहा है चारों तरफ, तो यहां पर एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। जनरली मैं कहूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। आवर टास्क इज कैलकुलेट द लार्मर फ्रीक्वेंसी। यहां पर देखिए मैंने लास्ट में लिखा था एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो हमें लार्मर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। इन फिगर मैंने कुछ चीजें मानी हुई है। बी वेक्टर क्या बता रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। एल वेक्टर जो है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बता रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल और बी वेक्टर। एल और बी के बीच का जो एंगल है उसे थीटा कह रहे हैं। और क्या है, म्यू एल क्या है, यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी हम इसे कई बार कहते हैं। और टाउ इज द टॉर्क, टाउ इज द टॉर्क। आई होप आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया कुछ भी इसमें से समझ तो कमेंट कीजिएगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉर्क का वैल्यू लिखते हैं, टॉर्क टाउ। टॉर्क के बारे में आप लोगों को पता है कि टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग टॉर्क कहते हैं। यानी कि डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी इज कॉल्ड टॉर्क। और क्योंकि ये टॉर्क किस पर है, ये एक मैग्नेटिक टाइप, ये क्लासिक फॉर्मूला हो गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क किसी अगर डायपोल पे लगता है ना, तो उसके लिए आप लोगों ने क्लास 12 में एक फॉर्मूला देखा होगा, वो था म्यू एल क्रॉस बी, ठीक है। टॉर्क का ये क्लास 12 का फॉर्मूला है म्यू एल क्रॉस बी। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस प्लॉट लेंगे किससे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमें मिलेगा टॉर्क का वैल्यू। ये क्लास 12 का फॉर्मूला है, ठीक है। क्लास 12 में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी मैग्नेट को ऐसे रखते हैं और इधर फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इस मैग्नेटिक डायपोल जो है मेरे पास, उस पर एक टॉर्क काम करता है, रोटेशन टॉर्क,
जैसे रोटेट करता है, उस टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने क्लास 12 में ही कैलकुलेट किया था, तो मैंने उसी को लिखा है यहाँ पर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। अब हमें देखिए हमारा टारगेट क्या है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो हमें पहले इस पता होना चाहिए कि ये फाई कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं इस, देखिए इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पर शॉर्ट में बनाता हूँ। मैं बहुत आसान कर दूंगा डेरिवेशन को, चिंता मत कीजिए। देखिए मैंने जो है ना इस फिगर को बनाया, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बनाया। अच्छा यहाँ पे कैपिटल एल मैंने लिखा हुआ था वहां पे, तो यहाँ पे कैपिटल एल वेक्टर ही होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और ये फाई जो है ना वो बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एंगल नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें देखिए, हमें सबसे पहले ना इस लाइन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस को मान लेते हैं फिलहाल के लिए हम x, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या माना, x, तो हमें ये x को कैलकुलेट करना है। अब ये x देखिए, इस ट्रायंगल पे देखिए, इस वाले को, दिस इज आवर एल वेक्टर, और यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये ऑर्बिट 90 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन इमेज है, असल में ऑर्बिट जो है वो इस तरह से है, तो मैंने उसे सीधा करके इस तरह करके बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर ये 90 डिग्री है, ये एल वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो हम बताइए क्लास 10 का फॉर्मूला है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये क्या है, अगर मैं इसे थीटा मानता हूं तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब p का वैल्यू मेरे पास क्या है, x है, मैंने इसे ही x माना हुआ है। तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो p और h के बीच में रिलेशन कहाँ से आता है, साइन थीटा से। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो p बाय h। तो p का वैल्यू हमारा क्या माने हैं हम लोग, उसे हम x मान के रखे हैं, ठीक है। इसे हम लोगों ने x माना था यहाँ पर, देखिए इस वाले ट्रायंगल में इसे हमने अभी x माना फिलहाल के लिए, तो बाय एल वेक्टर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल वेक्टर साइन थीटा। यानी कि इस x के बदले में क्या लिख सकता हूं यहां पर, x इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने क्या किया, बस x का वैल्यू लिखा। अब देखिए मैं कह रहा हूं क्या, हम इस फाई को लिख सकते हैं ओमेगा डी टी। अब आप लोग बोलोगे ये कहां से आ गया, भारी नहीं है, समझिएगा। पहले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है कितना एंगल चेंज किया और कितने टाइम में, ठीक है। चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ एंगल मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये कंप्लीट घूम जाए, तो कंप्लीट घूमेगा तो कितना एंगल होगा, वो 2 पाई होगा। और कंप्लीट घूमने में लगने वाला टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एंगल, एक यूनिट एंगल चेंज करने में, ठीक है, मतलब सॉरी, एक पर यूनिट टाइम कितना एंगल चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं हम यहाँ टोटल घूम गया, ये ऑर्बिट है ना, इसे मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है, यहां से यहां से पूरा घूम गया, कितना एंगल बना होगा, 2 पाई, 360 डिग्री होता है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर पूरा सर्कल लेंगे तो टाइम पीरियड ले लेते हैं उसे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया। अब क्या देखते हैं, क्योंकि ये तो अब पूरा घूम नहीं रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा तो नहीं घूमा, ये 2 पाई एंगल कवर किया है, नहीं किया है, कितना एंगल कवर किया है, तो मान लेते हैं वो d5 किया है। मैं यार 5 लिखा हुआ था, 5 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 5 लिख देते हैं। इसने जो है ओमेगा इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, एंगल 5 बना था। अब 5 बाय टाइम, तो क्या इसमें टाइम पीरियड कितना समय लग जाएगा, आप ही खुद की सोच के देखो, क्या इसमें टाइम पीरियड जितना समय लगेगा 5 एंगल को खत्म करने के लिए, नहीं, कम लगेगा। कितना कम लगेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये 5 बहुत छोटा है, तो टाइम को हम dt मान लेते हैं। dt is the time that is taken to cover an angle phi। यहां तक कंफ्यूजन नहीं है, मैंने बहुत आसानी से बता रहा हूं। तो ये एंगल फाई क्या हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से, इस
फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, तो मैं यहाँ पे फाई के बदले क्या लिख देता हूँ, ओमेगा डी टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्यों हमने ऐसा किया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए था, तो हमें इसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी के टर्म पे कन्वर्ट करना था, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, ओमेगा डी टी का वैल्यू लिखते हैं, ओमेगा डी टी। ओमेगा डी टी क्या है, ये एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस फिगर को मैं दोबारा से बना रहा हूं थोड़ा सा। मैंने स्टार्टिंग में कहा क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम के लिए ले रहे हैं, तो ये एंगल जो होगा वो बहुत कम होगा। अब एंगल अगर कम होगा, कितना कम होगा, चलिए देखते हैं। एंगल मान लीजिए इतना कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और कम कर देते हैं, तब क्या होगा, हम बस अभी देख रहे हैं कि कम करने से हो क्या रहा है। ये देखिए थोड़ा सा देखिए, अब कम करते करते देखोगे ना आप, एक टाइम पे ये अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉट 100% परपेंडिकुलर बट अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर यहाँ पे केस आएगा। कब, जब हम बहुत छोटे से एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत छोटे से एंगल की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए ये अब देखिए ये तो एल साइन थीटा था, तो हमेशा एल साइन थीटा ही रहेगा। अब इस केस में क्या, ये 90 डिग्री हो गया। वापस से क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कीजिए और ओमेगा डी टी का वैल्यू लिखिए, तो किसका, tan ओमेगा डी टी, इसे फायदा tan निकालते हैं हम। tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, वो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर बाय बेस, बेस मेरा क्या है, एल साइन थीटा। tan थीटा का वैल्यू अगर बहुत कम हो ना, तो उस केस, और थीटा का वैल्यू बहुत कम है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर। कब, जब थीटा का वैल्यू बहुत कम हो। अब मैंने यहाँ मान के रखा है कि थीटा बहुत कम है, ठीक है, यहाँ तो फिगर आपको फिर भी बड़ा दिखता होगा, ऐसे में ये बहुत कम डिस्टेंस के हम लोग ले रहे हैं। तो अब आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि ओमेगा डी टी का वैल्यू कहां से आ रहा है, डीएल बाय एल साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डीएल वेक्टर बाय एल वेक्टर साइन थीटा। देखिए मैंने इसे ही लिखा, ओमेगा डी टी का वैल्यू। तो आप चाहो तो एग्जाम के लिए डायरेक्ट कर सकते हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। आपसे कोई मतलब ग्रेजुएशन जैसे एग्जाम में, ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स में पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कि ये आया कैसे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप उस लेवल पे हो। तो ये हो गया डीएल बाय एल साइन थीटा। अब यहां से ओमेगा निकालना है हमें पता है, तो वो क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर बाय डी टी और यहाँ पर एल साइन थीटा। ओमेगा डी टी को हम लोगों ने यहां भेजा। अब देखिए डीएल बाय डी टी, डीएल बाय डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एल क्रॉस बी, म्यू एल क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एल क्रॉस बी। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या आएगा, म्यू एल का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये एल वेक्टर जो ना मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, इस बात को समझिएगा, मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं, तभी से ये भी मैग्नीट्यूड ही है उसका, मैंने देखिए वेक्टर साइन नहीं दिया था यहाँ पर। या ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू एल वेक्टर डिवाइडेड बाय एल वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, ये आया। अब म्यू एल बाय एल इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे जाकर के देखो, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो होगा या सेकंड, शायद दूसरा पहले वाला वीडियो होगा, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने बोर मैग्नेट्रॉन, जायरोमैग्नेटिक रेशियो और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां से हम लोगों ने देखा था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है E/2m।
और यहाँ पे बी वेक्टर मल्टीप्लाई था तो बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब अगर आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है ओमेगा बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू, ओमेगा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला ए बी वेक्टर बाय पाई है, 2 भी मल्टीप्लाई होगा नीचे में तो 4 हो जाएगा, 4 पाई एम। दिस इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। जो एफ है वही लार्मर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया प्रिसिजन के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वर्ड में कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने बहुत ही इजी वर्ड में कोशिश किया है आप लोगों को समझ आ जाए। अगर इसके बावजूद भी अगर कंफ्यूजन है तो इन दैट केस यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई। और अगर कमेंट में समझा नहीं पाया उस केस में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग कुछ, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। ये कब, अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज जो है, इन फॉर्मूलाज का यूज हम कब करेंगे, तो जब हम पार्शियल बैक इफेक्ट, ज़ीमान इफेक्ट, एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट जो देखेंगे उस केस में हम इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो वो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें ये पता चला कि जो रोटेशन करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस मच। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।